नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और अभी तक इस पे 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आगे होने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं या आप कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्तर के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसलिए सारी वीडियोस को सीक्वेंस से देखिए। अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं तो आपका नेट तो नहीं रुकेगा। जीआरएफ के लिए हो सकता है थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन नेट आपका हो जाएगा। सही मिलान कीजिए, पहला क्वेश्चन है। तो इसको मैंने पहले से ही मिला रखा है, आपको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। तो अश्वघोष एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएँ हैं। अश्वघोष ने कौन सी रचना लिखी है? बुद्धचरित। बालचरित की रचना भास ने की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अश्वघोष हो जाएंगे बुद्धचरित्र से, भास बालचरित, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, हेमचंद्र कुमारपाल चरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमको सेम क्वेश्चन सही मिलान करना है। फुतुह का मतलब क्या होता है? बिन मांगा दान। एक तरफ कुछ शब्दावलियाँ लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो इससे फुतुह का मतलब क्या होता है? बिन मांगा दान। खानकाह का मतलब होता है सूफी संत का आश्रम। बरकत का मतलब होता है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज का मतलब सूफी संत का वार्तालाप। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसका मैचिंग थोड़ा अलग रहेगा, आपको वहाँ पे ऐसे सीधे सीधे नहीं दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको पहले से ही मैच कर रखा है। साकल संबंधित है ऋग्वेद से, कर्ण संबंधित है यजुर्वेद से, राणायनीय संबंधित है सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित है पिप्पलाद। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। पिप्पलाद, अथर्ववेद, राणायनीय, सामवेद, कर्ण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, साकल। फिर है कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। अकबर ने 1575 में जजिया कर पुनः लगा दिया। ये भी सही है। अकबर ने 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। ये भी सही है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। फिर है सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब बड़े, बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। तो किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। और इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में किया। इसका मध्य कक्ष 8 पहला है, यानी 8 भागों वाला है और चारों कोने पर बुर्जियाँ लगी हुई हैं, बुर्ज। इसके स्तंभों की शैली हिंदू है तथा मेहराबों का प्रयोग है, जो कि मुस्लिम शैली का एक अंग है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? देखिए, इत्तुतोके, तिरुकुरल, पत्तुपाट्टू, अहिनानूर। तो इसमें से आपका जो है तिरुकुरल, यहाँ देखिए ये स्टार लगा हुआ है, तो आपका ये जो है ये संगम ग्रह नहीं है, संग्रह ग्रंथ नहीं है। बाकी ये तीनों संगम साहित्य के संग्रह ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। यानी महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से धर्म थे, कौन कौन से संप्रदाय थे, इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्मजाल सूत्र में। और 62 दार्शनिक धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। फिर है सही मिलान कीजिए। नुस्खा दिलकुशा के लेखक कौन है? भीमसेन। फुतुहात आदिल शाही के लेखक कौन हैं?
फुजूनी अस्त्राबादी, बसातीन उस सलातीन, गुलाम मुर्तज़ा। गुलशन इब्राहिमी के लेखक कौन है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। गुलशन इब्राहिमी, गुलशन इब्राहिमी के लेखक हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता, बसातीन उस सलातीन, गुलाम मुर्तज़ा और फुतूहात आदिल शाही, फुजनू अस्त्राबादी, नुस्खा दिलकुशा भीमसेन। फिर सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांतकार दिए हैं, किसने क्या कहा है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। जैसे भंडारकर कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई, यानी हूण ही आगे चलकर राजपूत बने। तो राजपूतों की हूण उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? भंडारकर। चंदवरदाई कहते हैं अग्निकुंड से राजपूत उत्पत्ति हुई। कर्नल टॉड कहते हैं राजपूत की विदेशी उत्पत्ति, यानी ये कहते हैं ये राजपूत जो हैं विदेशी हैं। गौरीशंकर ओझा कहते हैं राजपूत की क्षत्रिय उत्पत्ति, मतलब राजपूत क्षत्रिय हैं, वास्तव में क्षत्रिय ही आगे चलकर यानी क्षत्रियों की एक शाखा राजपूत में कन्वर्ट हो गई। तो ये कुछ सिद्धांत है और इधर सिद्धांतकार दिए हुए हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सामने सामने नहीं दिया रहेगा, जैसे भंडारकर के सामने हो सकता दे दे राजपूत की क्षत्रिय उत्पत्ति, उल्टा सीधा दे देगा और आपसे मैचिंग करने के लिए बोलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन वाले हैं। कथन ए है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये सही है। कथन बी है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे, यानी कि जो आरंभिक चिश्ती सूफी संत थे वो संगीत के शौकीन थे। ए बी दोनों सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। फिर है विचार कीजिए। कथन ए है शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी, ये गलत है। कथन बी है वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था, ये सही है। तो देखिए ए गलत है, बी सही है। सही मिलान कीजिए। अब्दुल रज्जाक, अब यहाँ इधर देखिए ये हैं विदेशी यात्री और इधर है भारतीय शासक। तो किस शासक के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था, इसको आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ मैंने पहले से ही मैच कर रखा है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर में, आप देख लीजिए। जैसे अब्दुल रज्जाक की बात करें तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। इब्न बतूता की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। सिद्दी अली रईस की बात करें अकबर के समय में। विलियम फिंच जहांगीर के समय में आया था। विलियम फिंच जहांगीर, सिद्दी अली रईस अकबर, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। वली और अमीर के पदों को अलग किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर है दिल्ली राज की धुरी, ध्यान से पढ़िए इस कथन को। दिल्ली राज की धुरी, धुरी मतलब आधार, गेहूं और जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगा और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह हैं। मीरात सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर है कौन सा कथन सही है? कथन ए है 1793 बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बातें थीं सदैव के लिए कर निर्धारण करना, ये मूलभूत बात थी। कथन भी है कॉर्नवालिस को यह विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमिका यहाँ अलग अलग होगा, अपनी भूमिका विकास करेंगे। तो कथन दोनों सत्य हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। देखिए 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष से स्थायी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू किया। इस व्यवस्था में लगान का, ये लग्न नहीं लगान होगा या कर आप कह लीजिए, भूमिकर का 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। सही मिलान कीजिए। अब यहाँ दिया हुआ है कांग्रेस का सम्मेलन के अध्यक्ष और इधर नाम दिए हुए हैं, तो किस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, आपको ये मिलान करना है। जैसे बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
महात्मा गांधी ने। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। फिर है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम बना उसका प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष या सभापति बना। सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा। तो कलकत्ता कब से कब तक भारत की राजधानी रहा? ये जो फोर्ट विलियम है ना, इसी को बाद में कलकत्ता कहा गया। तो 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी रहा। उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? तो 2 राज्य थे, अहोम और कूच। कूच बिहार आप सुनते हैं, तो अहोम असम को कहते हैं। अहोम असम और ये कूच बिहार वाला इलाका है। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पे। मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तरी पूर्वी सीमांत की ओर, किसने? औरंगजेब ने उत्तरी पूर्वी सीमांत की ओर अपना ध्यान लगाया। उत्तराधिकार युद्ध के समय कूच बिहार तथा असम के शासकों ने मुगलों के जिला कामरूप पर अधिकार कर लिया था। कूच बिहार और असम के शासकों ने मुगलों के जिला कामरूप पर अधिकार कब किया था? जब औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में फंसा हुआ था। 1660 ईस्वी में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार कर लिया। 13 मार्च 1662 ईस्वी को मीर जुमला ने अहोम को पराजित कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि वह अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इनके बारे में जहांगीर के मानना था कि इनसे कोई प्रतिस्पर्धा चित्रकारी में नहीं कर सकता था। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। तो ये बात भी याद रखना। अबुल हसन को नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर। सही मिलान कीजिए। एक तरफ ये सिक्के दिए हुए हैं, यानी कि जो करेंसी है रुपए, तो करेंसी को क्या बोलते थे ये दिया है, और दूसरी तरफ सल्तनत दी हुई या साम्राज्य दिया हुआ है। जैसे गुजरात सल्तनत में महमूदी नामक करेंसी चलती थी। गुजरात सल्तनत में सूर्य साम्राज्य में रुपया चलता था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। विजयनगर में पगोडा और टंका कहाँ चलता था? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चलाया था। फिर सही मिलान कीजिए। एक तरफ वंश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मंदिर दिए हुए हैं। तो पल्लव वंश से संबंधित मंदिर कौन सा? मुक्तेश्वर। सोमवंश से संबंधित लिंगराज। चालुक्य वंश से संबंधित लाड़खां मंदिर और चोल वंश से संबंधित वेद नारायण मंदिर। चोल वंश वेद नारायण, चालुक्य लाड़खा मंदिर, सोमवंश लिंगराज, पल्लव मुक्तेश्वर। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ऐसा कौन सा कानून था जिसमें बिना सुनवाई के लोगों को बंदी बना लिया जाता था, बिना किसी वारंट के? रॉलेट एक्ट था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम, काला कानून या आतंकवादी अपराध नियम भी कहा गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया इस कानून के विरोध में, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये काला कानून था, रॉलेट एक्ट। इसी के तहत लोगों को बिना किसी उचित कार्रवाई के या बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उन्हें अपील, वकील, दलील करने की कोई अधिकार उनको नहीं दिया जाता था। सही मिलान कीजिए। एक तरफ सभा या संस्थाएं दी हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति हैं। गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती,
रस्त गुप्तार, JB वाचा, साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री, प्रबुद्ध भारत विवेकानंद। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। क्रिप्स मिशन किस लिए लाया गया था? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा था और ब्रिटेन चाहता था कि हम भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर लें, भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त कर लिए, इसलिए क्रिप्स मिशन लाया गया था। अब क्रिप्स मिशन थोड़ा सा यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को भारत पहुँचा था और 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी भारतीय नेताओं के सामने। और क्या कहा था? इस मिशन में कहा गया था कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। फिर कहा गया था, ये इतनी मतलब 2 बातें कही गई थी, और भी बातें थी लेकिन ज़्यादा यहाँ पे आपको व्याख्या में नहीं बता सकता क्योंकि इतनी गैप यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो इतनी जानकारी एक्स्ट्रा आप जान लीजिए। क्यों आया था, कब आया था, प्रस्ताव कब पारित किया, मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया, और कुछ बातें इसकी भी जान लीजिए। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने पहले से ही उसको क्रम से लगा रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्रम उल्टा सीधा रहता है, आपको लगाना रहता है। अब देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य लड़ा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लड़ा गया। तो देखिए, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये। तो मैंने इसको पहले से ही क्रम से लगा रखा। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। एक तो मिलान के लिए दे देगा, यानी कि इसको इतने को अलग कर दीजिए इस साइड में और युद्ध को अलग कर दीजिए। तो मिलाने के लिए दे देगा कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया था। ये आपसे क्रम से दे दे कि क्रम से लगाइए, और आपसे जब क्रम पूछेगा तो ये नहीं दिया रहेगा, ईयर नहीं दिया रहेगा। आपसे सिर्फ 4 युद्ध आपको देगा और बताएगा इनको क्रम से लगाइए। तो अगर आपको इसका ईयर सन मालूम रहेगा तभी आप क्रम से लगा पाएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, दक्कन दंगे। यहाँ दंगे होंगे, दक्कन दंगे कह लीजिए या विद्रोह कह लीजिए। तो ये 4 विद्रोह दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो कम से कम 5-6 बार पूछे गए हैं। ये सारे विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला, संथाल, मुंडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन। अब इनको क्रम से लगाना है, तो यहाँ देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1901 ईस्वी के बीच। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा। सबसे पहले देख लीजिए, फिर क्रम से हम लोग बाद में लगाएंगे। संथाल विद्रोह बिहार में हुआ था, सीधू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में। अब देखिए, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर में। अब मोपला को देखिए, मोपला में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में हुआ था, 1836 में भी हुआ था और 1921 में भी हुआ था। तो देखिए, अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप चूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन में वहाँ जैसा दिया है वैसा ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम 1836 लेते हैं तो सबसे पहले मोपला विद्रोह आएगा, फिर उसके बाद आएगा संथाल, फिर आएगा दक्कन, और फिर आएगा मुंडा विद्रोह, ये आ जाएगा। अगर हम ये 1921 वाला लेते हैं तो मोपला विद्रोह सबसे बाद में चला जाएगा। तो आपको वहाँ ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। सही मिलान कीजिए। एक तरफ पार्टी या संस्थाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं। वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? अभिनव भारत से। लाला हरदयाल गदर पार्टी, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, मदन लाल ढींगरा करजन विली,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कथन बी है, वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। ये गलत है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है? कर्नाटक के हिसामपुर में। कर्नाटक के हिसामपुर में। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे कर्नाटक के हिसामपुर में। कौन से जिले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे? यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में एक क्षेत्र का नाम था उत्तरी सरकार। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंद्री, चिकागोर। फिर है सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ कुछ बुक्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित लेखक या राइटर आप कह सकते हैं। अर्ली मुगल पेंटिंग मिलो क्लीवलैंड-वीच, नाम थोड़ा सा अजीब है। अर्ली मुगल पेंटिंग मिलो क्लीवलैंड-वीच, ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, आर नाथ। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, सोम प्रकाश वर्मा। मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स एंड डेवलपमेंट, एल्बा कोच। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, सोम प्रकाश वर्मा। अर्ली मुगल पेंटिंग मिलो क्लीवलैंड-वीच, ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, आर नाथ। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की रचना है, इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? 1909 में। और अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, यानी अधिकरण कितने हैं? 15। उपभाग कितने हैं? 180 और 6000 श्लोक हैं। अब देखिए, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। सही मिलान कीजिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को, अभी पीछे मैंने आपको बताया है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। भारत विभाजन योजना कब आई? ये देखिए, भारत विभाजन नहीं, ये योजना है, यहाँ होना चाहिए भारत विभाजन योजना। ये 3 जून 1947 को आया था और 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया था। तो यहाँ भारत विभाजन हुआ ये नहीं पूछ रहा है, ये भारत विभाजन योजना की बात कर रहा है। तो 3 जून 1947 को आया था, एक अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत 15 अगस्त को विभाजन हुआ था, उसी अधिनियम के अंतर्गत। सही मिलान कीजिए। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। ट्रिब्यून के लेखक दयाल सिंह। इंडियन रिव्यू के लेखक GN नटेशन। इंडिपेंडेंट इंडिया के लेखक MN रॉय। इंडिपेंडेंट इंडिया MN रॉय। इंडियन रिव्यू GN नटेशन। ट्रिब्यून दयाल सिंह। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 यानी 1936 में बुक लिखी गई। इसके लेखक कौन है? तो M विश्वेश्वरैया है, इसके लेखक M विश्वेश्वरैया। 1936 में M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में राष्ट्रीय आय को 10 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा। इन्हें भारत की योजना आयोग का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी बात याद रखिए, M विश्वेश्वरैया को योजना आयोग का जनक कहा जाता है। सही मिलान कीजिए। मध्य पाषाण युगीन स्थल लंघनाज, ये लंघनाज है। लघु पाषाण उपकरण बागोर राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। नियमित कृषि का आरंभ बीरभानपुर से पता चलता है। कैल्सिडोनी चौपानी मांडो। किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? रोमिला थापर ने। कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? रंजीत गुहा। सिविल अवज्ञा आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसारना नामक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? वेल्स मिलर ने।
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राव बहादुर MC राजा ये अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राव बहादुर MC राजा। 1926 में गठित किया गया था और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी। तो हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद रखिए। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, कब की थी? 1932 में। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद। अब एक फैक्ट और देख लीजिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। प्रमुख नेता कौन थे? JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, यहाँ मसानी होगा, गलत मसाले लिख गया है, मीनू मसानी होगा, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब इसके सदस्य थे। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने। शार्दुल सिंह, मुझे शार्दुल ठाकुर याद आ गया, क्रिकेट का भूत एक प्रकार से। तो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। ये विलय पत्र था, इसको बोलते हैं विलय पत्र। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थीं, तो उनको भारत में विलय होना था। विलय होने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था, तो उस पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह ने। विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन महागरा है। महागरा जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज किसने की? GR शर्मा ने। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ईश्वरी प्रसाद ने बताया। ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था। और किसने पागल कहा था? एल्फिंस्टन ने। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कनगड़हल्ली, ये कहाँ है? कर्नाटक में। हड़प्पा स्थल से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ के नगर 3 भागों में बटे थे। यानी एक गढ़ी था, गढ़ी मतलब जहाँ पे राजा या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और एक मध्य भाग रहता था, और एक बाहरी भाग यानी जहाँ मजदूर वगैरह रहते थे। तो 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। बाकी जितने भी नगर हैं वो 2 भागों में बटे थे या तो एक ही भाग में। भारतीय इस्लामी वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई थी? 1892 से 94 के दौरान। गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा जाता है? स्वस्फूर्त का मतलब अपने आप से जो क्रांति चले उसको बोलते हैं स्वस्फूर्त क्रांति। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा गया था। अब क्यों कहा गया था ये समझ लीजिए। देखिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया, और 9 अगस्त को ही रात में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए। मतलब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन वो आंदोलन अपने आप चलता रहा। कुछ नेता थे जो गुप्त रूप से चला रहे थे उसको, अंडरग्राउंड होकर भूमिगत यानी छिप कर आंदोलन को चला रहे थे। तो इसीलिए हम इसको स्वस्फूर्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि सारे नेतृत्वकर्ता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे। आर्य समाज आंदोलन किसमें विश्वास करता था? या किसमें होगा? किसमें विश्वास करता था? तो वैदिक कर्मकांडों में विश्वास करता था। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना
की थी। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, डिलीवरेंस डे। जब 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने बहुत खुशी मनाई और इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1927 में पुणे में हुई। प्रथम कारखाना एक्ट कब आया? 1881 में। दूसरा कब आया? 1884 में। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए, यहाँ विभिन्न नहीं अभिन्न होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड ये थे भारत के वायसराय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसे भी ध्यान में रखिए, ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया? हॉलवेल ने। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटी। इसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इतना जानिए कि ये 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटी थी, सिराजुद्दौला के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में कौन शामिल था? तो अंग्रेज थे, मराठा थे और हैदराबाद के निजाम थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 के बीच हुआ। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ। टीपू सुल्तान हार गया और दोनों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 1792 में कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की? लॉर्ड मेयो ने। स्थानीय वित्त योजना लॉर्ड मेयो ने 1870 में लागू की थी। लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई। इसे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड मेयो को भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इसी के समय में प्रथम जनगणना हुई और 1870 में इसने स्थानीय वित्त योजना लागू की। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। तो ये प्रांतों को शक्ति पुनः प्रदान की गई, इसका मतलब ये है जैसे 1833 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी। मतलब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई थी, उनसे ले ली गई थी। और किसको दे दी गई थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा वो बम्बई के लोगों पर लागू होगा, मद्रास के लोगों पर लागू होगा। लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कानून बनाने की शक्ति फिर से दे दी गई बम्बई को और मद्रास को। यानी बम्बई अपने लिए अलग कानून बना सकता है, मद्रास अपने लिए अलग कानून बना सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। सही मिलान कीजिए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से संबंधित कौन है? सहजानंद सरस्वती। रैयत एसोसिएशन इन गुंटूर NG रंगा। प्रतापगढ़ एवं रायबरेली का किसान नेता कौन था? बाबा रामचंद्र। और राजस्थान कृषक नेता कौन था? विजय सिंह पथिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है बलबन का राजत्व सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित है, बिल्कुल सही है। कथन बी है ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, ये भी सही है। तो कथन ए बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। A.S. वेबरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित या अनूदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? मेमोयर्स ऑफ बाबर।
ये जो बाबरनामा आत्मकथा है बाबर का, इसको अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया था? बेबरीज ने। और अंग्रेजी में उसका नाम क्या था बाबरनामा का? मेमोयर्स ऑफ बाबर। ये कहाँ रखा हुआ है? ब्रिटिश संग्रहालय में। निम्नलिखित नगरों को उनकी स्थापना के क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से इसको क्रम से लगा रखा है। सबसे पहले किस नगर की स्थापना हुई? सीरी की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर तुगलकाबाद की स्थापना हुई। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर जहाँपनाह नगर की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर खिजराबाद की स्थापना हुई खिज्र खान ने। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये नहीं दिया रहेगा अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, ये नहीं रहेगा। सिर्फ आपको नगर देगा, जैसे खिजराबाद देगा, तुगलकाबाद देगा, सीरी देगा, जहाँपनाह, और कहेगा इनको क्रम से लगाइए, यानी किस नगर की स्थापना पहले हुई, किसकी बाद में हुई, आपको क्रम से लगाना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस नगर की स्थापना किसने की थी। अगर ये पता रहेगा तो आप क्रम से लगा लेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहले बना था शासक, फिर गयासुद्दीन तुगलक उसके बाद में, मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद में, और खिजराबाद की स्थापना खिज्र खान ने की थी जो सबसे बाद में बना था। तो शासकों का क्रम याद रहेगा तो आप नगरों का क्रम भी लगा सकते हैं। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ मैंने एक ही ऑप्शन दिया है और उसको सही क्रम में लिख दिया है। एग्ज़ाम्स में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उल्टा सीधा लिखा रहेगा। देखिए अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर 1/2 थी, और यही फिरोज शाह तुगलक के समय में भी थी। अकबर के समय में 1/3 हो गई, यानी लगभग 33%, और फिर औरंगजेब के समय में 1/2 हो गई, यानी कि 50% फिर से हो गई। सही मिलान कीजिए। तो जब्त का मतलब क्या होता है? भूमि के माप की मुगल प्रणाली थी। देशमुख, ये राजस्व अधिकारी होता था मराठों में, मराठा साम्राज्य में। वतन, आनुवांशिक भूमि होती थी। इजारेदारी का मतलब होता था राजस्व ठेके की प्रणाली। ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमिश्नर कौन था? यहाँ कमिश्नर नहीं, कमीशन होगा। कमीशन यानी कि आयोग। कौन सा ऐसा कमीशन था जो कहता था सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है, और इसने ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध को परिभाषित किया? तो बटलर कमीशन था। अब यहाँ देख लेते हैं, बटलर कमीशन भारत में कब आया था? 1927 में आया था। इसकी अध्यक्षता हार्कोर्ट बटलर ने की थी, इसलिए इसको बटलर आयोग कहा गया। और भारत में ब्रिटिश राज की सर्वोपरि शक्ति, ये देखिए सर्वोपरि शक्ति वही चीज़ है सर्वोच्चता, और रियासतों के शासकों के बीच संबंध परिभाषित करने के लिए आया था। मतलब ये इसका कहना ये था इस कमीशन का कि भारतीय रियासत जो है यहाँ पर वो सर्वोच्च हैं, लेकिन उनसे भी सर्वोच्च कौन है? ब्रिटिश शासन। यानी सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है। सर्वोच्चता यानी कि ब्रिटिश शासन, और वही सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा ऊंचा वही है। शाहरुखी सिक्का क्या था? तो बाबर के द्वारा काबुल और कांधार में चांदी का सिक्का चलाया गया जिसको शाहरुखी कहा गया। सही मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त को पुष्यगुप्त से मिला दीजिए। स्कंदगुप्त, प्रणदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख और अशोक तुषास्प। अब ये देखिए, एक तरफ ये शासक दिए हुए हैं, ये सारे शासक हैं, और ये उनके अधिकारी हैं, राजपाल कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए। तो चंद्रगुप्त के राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रणदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख, अशोक तुषास्प। आजीवक संप्रदाय के नेता कौन थे? मखली गोसाल, नंदवच्छ, किस, संकिच्छ, ये 3 ऐसे थे जो आजीवक संप्रदाय के नेता थे। अब एग्ज़ाम्स में आएगा तो 4 ऑप्शन देगा, यहाँ 3 है, वहाँ पे 4 रहेगा, और पूछेगा कौन नहीं था, तो जो चौथा रहेगा वो नहीं होगा। अगर ये पूछेगा कौन संप्रदाय का नेता था, तो 3 रहेंगे, तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन A, B सही है, या A, B, C सही है, या A सही है, या केवल A सही है। ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, आपने देखा होगा प्रश्न। विशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त का अंश किस ग्रंथ में मिलता है?
विशाख, अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सही से समझ लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा था जिसको कहते हैं देवी चंद्रगुप्त। तो ये अब विलुप्त हो चुका है, मतलब ये नाटक आप में नहीं मिलता है, विलुप्त है। लेकिन इसके अंश ग्रंथों में मिलते हैं। तो किस ग्रंथ में इसके अंश मिलते हैं? श्रृंगार प्रकाश में। मंदिर स्थापत्य की क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना किसकी विशेषता थी? प्रतिहारों की। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, जबकि वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? खानवा की लड़ाई के बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। सही मिलान कीजिए। नरसिंह वर्मन मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाता है। सोमबियन महादेवी अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर। लोक महादेवी किससे संबंधित है? पट्टडकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। कुलोत्तुंग प्रथम किससे संबंधित है? चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। दक्षिण भारत स्थित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन कहाँ मिला है? नागार्जुन कोंडा में। कौन सा कथन गलत है? पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई, ये सही है। पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का एक नया वर्ग तैयार किया, यह भी सही है। पेशवा का पद आनुवंशिक बन गया, यह भी सही है। पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि वो शाही परिषद के थे। अमीर खुसरो के रचनाओं में कौन सा गद्य में, यानी कौन सी रचना अमीर खुसरो की ऐसी जो गद्य में लिखी गई है? तो खजाइनुल फुतूह, यह गद्य में है। खजाइनुल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा अमीर खुसरो की और कौन कौन सी रचना है? आशिका है, किरानुस्सदैन है, नूसिपिहर है, ये भी है, वो सब पद्य में है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशड़ी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी, यानी जिसको आज हम लोग रावी कहते हैं, नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य जन के प्रधान थे। इस युद्ध में राजा सुदास जीत गए थे। शंख लिपि के लेखक किन स्थलों के स्तूप से मिले हैं? शंख लिपि के लेख किन स्थलों के स्तूप से मिले हैं? भरहुत, अमरावती और सांची के स्तूपों से मिले हैं। ये एक और अलग लिपि है, शंख लिपि। अब देखिए, खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और बंगाल से मिले हैं, ये भी याद रखिए। 3 स्थान हैं जहाँ से खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और बंगाल। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है? अफगानिस्तान से। और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है? उत्तर भारत से। और शंख लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? भरहुत, अमरावती और सांची के स्तूपों से। सही मिलान कीजिए। शाक्य कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, मोर या मोरिये पिप्पली वन और लिच्छवी वैशाली। ये तो आसान था। भागिलाई के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। भागिलाई के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। यहाँ कुछ और देख लीजिए थोड़ा सा फैक्ट। निस्क सोने का सिक्का होता था, शतमान चांदी का सिक्का होता था। ये सब उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। निस्क और शतमान ये कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, उत्तर वैदिक काल में। निस्क सोने का और शतमान चांदी का होता था। फिर देख लीजिए, कारसापड़ चांदी का और स्वर्ण सोने का, मासक तांबे का और काकड़ तांबे का मौर्य काल के सिक्के हैं। तो कारसापड़ किसका होता था? चांदी का, मासक तांबे का, काकड़ तांबे का, स्वर्ण सोने का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अगली बार। एक तरफ आपको दे देगा सिक्का और दूसरी तरफ धातुएं देगा, कौन से सिक्के किस धातु से बने थे। जैसे निस्क सोने का बना है, शतमान चांदी का बना है, कारसापड़ चांदी का बना है, मासक तांबे का बना है, ऐसे पूछ सकता है। सही मिलान कीजिए। ये बौद्ध संगीति दी हुई है और इधर स्थान दिया हुआ है।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। विधेय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा, सभी नामों से जाना जाता है। नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा, इन नामों से सरस्वती नदी को जाना जाता है पाकिस्तान में। अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, बिल्कुल सही है। उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियाँ की हैं, ये भी सही है। उसने सामान्यीकरण नहीं किया, ये भी सही है। वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा, ये गलत है। तो इतने क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं। आप किताब उठा के देख लीजिए। तो सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।